क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना है या समझ के वोट देना है? क्या डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं या उनको वर्शिप करते हैं? और क्या आप जब वोट देते हैं तो आप पॉलिसीज देखते हैं या सिर्फ पर्सनैलिटी और इमेज? क्या कल एक अगर कोई बड़ा पर्सनैलिटी वाला बंदा खड़ा होता है इलेक्शन में तो क्या आप पॉलिसीज देखेंगे या सिर्फ देखेंगे उसकी इमेज? मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी वो स्तंभ समाज का जिसने दुनिया में लोगों को उसको आवाज दी। हम बात करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई और कैसे डेमोक्रेसी में अब दो सेक्ट दिखते जा रहे हैं, वेस्ट और ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, ये नया है। इसको आए अभी 300 से 400 साल ही हुए हैं। और डेमोक्रेसी आया यूरोप से और उसकी कुछ जड़ें भारत में भी हैं। मोनार्की रूल पूरे विश्व में फैला हुआ था, चाहे वो यूरोप का वेस्ट हो चाहे वो इंडिया में ईस्ट में हो। और मोनार्की रूल के बाद यूरोप में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जनता को आवाज मिलनी शुरू हुई और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हुआ। और कॉलोनियलिज्म के चलते यूरोप की कॉलोनीज में भी डेमोक्रेसी के आइडियाज जाके पहुंचे और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। डेमोक्रेसी स्टार्टिंग से इतनी यूनिवर्सल नहीं थी। डेमोक्रेसी को यूनिवर्सल बनने में कुछ स्टेजेस थे। स्टार्टिंग में पुअर वोट नहीं कर पाते थे और वोट नहीं कर पाती थी महिलाएं। पर 21वीं सदी की शुरुआत में डेमोक्रेसी अब दुनिया में लगभग मोस्ट फेवरेबल एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है। मैं आपसे आज सवाल पूछता हूं, भारत में डेमोक्रेसी है तो क्या आप पॉलिसीज देखकर वोट देते हैं या पर्सनैलिटी? एक स्टडी के अकॉर्डिंग वेस्ट में आइडियोलॉजिकल डिबेट होती है। वेस्ट में सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल, रैशनल और कहें तो पॉलिसीज पे डिबेट होती है। डिबेट होती है वहां के लोकल इमिग्रेंट्स पे, डिबेट होती है वर्ल्ड इमिग्रेंट्स पे, टैक्सेशन पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और बेसिक एम्यूनिटीज पे। वेस्ट में हमेशा से या तो कहें दो विंग रहा है, राइट विंग या लेफ्ट विंग, सोशल्स, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन। और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक परिवार किसी एक आइडियोलॉजी के साथ रहता है, वोट करता है और वहां स्विंग वोटर बहुत कम होते हैं। डिबेट और पब्लिक अवेयरनेस यूरोप में और वेस्ट में ज्यादा है अपने पॉलिसीज को लेकर। इंडिया में वर्शिप और पर्सनैलिटी को लेकर वोटिंग होती है। चाहे आप इंदिरा गांधी के समय के चुनाव देखें या देखें आज के चुनाव, भारत में जब पर्सनैलिटी वोटिंग किसी पॉलिसी मेकिंग वोटिंग से ज्यादा होती है। बाहर इलेक्शन होते हैं विदेश में तो वहां पे पॉलिसीज डिसाइडेड होती हैं और उन पे डिबेट्स होती हैं। किसी एक काम को करने के तरीके, उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके एग्जीक्यूशन पे बड़े बड़े नेता पब्लिक के सामने डिबेट करते हैं। पब्लिक भी उससे अवेयर होती है और वोटिंग के दिन वो अपने आइडेंटिटी पे नहीं, अपने पॉलिसी एग्जीक्यूशन आइडिया को देख के वोट डालती है। भारत एक देश जहां पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग डायलेक्ट और अलग अलग फूड का सिस्टम है। लोग इतने ज्यादा डाइवर्स हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से वो आइडेंटिटी वोटिंग पर जाते हैं। आइडेंटिटी वोटिंग आपके पॉलिसी एग्जीक्यूशन को और देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करती है। और ऐसा भी देखा गया है कि इनकम्बेंट सरकार अगर बार बार चुनी जाए तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी की सरकार होनी चाहिए और बार बार वहां पे डेवलपमेंट होता है, वहां पे डेवलपमेंट प्रगति होती है, जैसा कि हमने भारत के कुछ राज्यों में देखा है और जैसा कि हम वर्ल्ड में देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में या कहें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में। इंडिया में भी अब 2000 के बाद ये पॉलिसी की डिबेट, ये टैक्सेशन की पॉलिसीज,
ये बेसिक एम्यूनिटीज पे चर्चा होनी शुरू हुई है। आपको तो याद होगा ना 2011, यहां पे देखिए, जब करप्शन के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी। आपको यह भी याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले साल 2026 में एक व्यक्ति जो एक्टर था, उसने एआईडीएमके और डीएमके की सरकार को उठा के फेंक दिया। पॉलिसीज, बेसिक एम्यूनिटीज, पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे अब भारत में बातें होने लगी हैं। 2011 का अन्ना आंदोलन इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। पर अब देखने वाली बात यह भी है कि वेस्ट में अब पर्सनालिटी वर्शिप की बातें होने लगी हैं। वहां पे डिजिटल इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वहां पे सोशल मीडिया कुछ भारत से ज्यादा ही चलता है और मीडिया ट्रायल और मीडिया नैरेटिव शिफ्ट्स भी अब पुश किए जाते हैं। इसके बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है अमेरिका के डोनाल्ड जे ट्रंप, जिन्होंने मीडिया को कंट्रोल करके दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वहां पे पर्सनैलिटी पे वोटिंग डलवानी अब शुरू कर दी है। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि एक फैमिली सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है और फैमिली सेंट्रिक पॉलिटिक्स में ही लोग उन्हीं को वोट करते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में है। पर एक रेवोल्यूशन एशिया में भी हुआ, नेपाल में, जहां पे लोगों ने सत्ता और सरकार पलटी। यहां पे अब दो सेक्ट है, हमें अब गौर से समझना है, जो आपको कोई नहीं समझाएगा, कि वेस्ट पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस पे वोट करता था और जो ईस्ट है वो पर्सनैलिटी पे। पर अब धीरे धीरे पर्सनैलिटी वाले लोग पॉलिसी पे जा रहे हैं और पॉलिसी वाले लोग पर्सनैलिटी पे आ रहे हैं और दोनों आइडिया एक ही जगह कन्वर्ज कर रहा है। डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए और डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। भारत में स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, भारत में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पर वो सरकारें बदलने पे अनइवनली काम करते हैं। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भारत में यंग लीडर है, यंग वोटर है, नई एनर्जी है, बढ़िया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको यूज करके भारत को पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तो आप अगली बार जब वोट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे एक पॉलिसी या देखेंगे एक पर्सनैलिटी? आप देखेंगे मैनिफेस्टो या देखेंगे एक इमेज? और सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे एक आइडेंटिटी अपने लिए या देखेंगे एक बेनिफिट एक देश के लिए? जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताएं अपने विचार और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।